नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हमारी इस सीरीज में आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ पीएससी प्री 2020 के सवालों को डिस्कस करेंगे जो कि 14 फरवरी 2021 को आयोजित हुई थी। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। देखिए, इसमें हमारा प्रयास ये रहेगा कि एक तो आपको सही उत्तर पता चले, दूसरा अगर इसी संबंधित और कोई सवाल आता है ना आसपास तो भी आपसे बन सके। इससे पहला है कि जुलाई 52 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था। ठीक। दूसरा है कि पीसी घोष और टी प्रकाशन किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। तो पीएससी इसमें बिल्कुल फैक्ट पे खेला था। ये 52 में नहीं गठन हुआ था, 51 में हुआ था। 51 में क्या हुआ था, जेबी कृपलानी ने कांग्रेस से अलग होकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की थी। इसके अगले वर्ष सोशलिस्ट पार्टी के साथ विलय कर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई और इसके सहयोगी थे पीसी घोष और टी प्रकाशम। मतलब 1952 में ये जो किसान मजदूर प्रजा पार्टी थी इसको बनाया गया सोशलिस्ट पार्टी, मतलब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, और ये दोनों उसके नेता थे। तो आपको पता रहना चाहिए। अगला सवाल है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन एक संगठन था जो 1851 में बना था। कहाँ? कलकत्ता में बना था। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था राधाकांत देव। ऑप्शन सी हमारा सही है। और सचिव पूछ सकता है, तो इसके पहले सचिव थे देवेंद्र नाथ टैगोर। तो ये संगठन थोड़ा सा कम से कम आपको इतना पता रहना चाहिए कि कौन अध्यक्ष था, कब बना था, बस इतना पता रहना चाहिए। कांग्रेस के अधिवेशन से जैसे हम लोग बोल रहे थे हर बार सवाल आता है, तो इस बार भी सवाल आया। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो यही त्रिपुरी अधिवेशन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए? तो अगर कहानी आपको पता हो तो कांग्रेस के दो अधिवेशन थे जिसमें नेताजी अध्यक्ष हुए थे। 1938 में अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, इसमें नेताजी अध्यक्ष चुने गए। 1939 में फिर से चुनाव हुआ जिसमें नेताजी के सामने पट्टाभी सीतारामैया खड़े थे, उसको बोलते हैं त्रिपुरी अधिवेशन। गांधी जी का सपोर्ट पट्टाभी सीतारामैया को था, उसके बाद भी नेताजी जीत जाते हैं। उसी के बाद गांधी जी बोलते हैं डिफीट ऑफ पट्टाभी इज डिफीट ऑफ माइन, मतलब पट्टाभी की हार मेरी हार है। और उसके बाद फिर ऐसा माहौल बनता है कि सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ता है। मौलाना अबुल कलाम अध्यक्ष बनते हैं आगे, और जो नेताजी हैं वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। तो ये कहानी आपको पता रहना चाहिए। एक और है, 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो अगले बार यही पूछ सकता है कि कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। और इसका प्रथम अधिवेशन जो 20 में बंबई में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। मतलब उत्तर हो जाएगा ए। कहाँ हुआ था? बंबई में। अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक। पाटलिपुत्र पूरब में गंगा नदी और उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ है। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत और पूरब में गंगा नदी से घिरा हुआ है। और पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत और पश्चिम में चंपा नदी से घिरा हुआ है। तो पाटलिपुत्र जिसको अभी पटना है वो उदयन के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य, मतलब उदयन जो है वो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है। मगध साम्राज्य के टाइम भी, मतलब मौर्य साम्राज्य तक वो राजधानी होती है। और इस शहर के उत्तर में गंगा है, इस शहर के उत्तर में गंगा और पश्चिम में और सोन नदी के संगम पर स्थित है। मतलब इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। पाटलिपुत्र के उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। ये मतलब थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, लेकिन फिर भी चारों ऑप्शन पढ़ोगे थोड़ा बहुत अगर आपको पता है तो ये तो पता है कि गंगा भी है और सोन भी है वहां। प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन के प्रिंसिपल बने? ऐसा सवाल है जो छोड़ना है। अगर आपको पता आगे आया तो 1922 में बने थे। नंदलाल बोस के बारे में अगर आपको पता रहे तो नंदलाल बोस आधुनिक कलाकार थे। बिहार में इनका जन्म हुआ था और ये शांति निकेतन के कला भवन के प्रधान अध्यापक रहे। ये नंद कुमार बोस के बारे में। लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए
और सही विकल्प को चुनिए। तो लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति और 44 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। और तीसरा है, परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। तो आपके सामने 3 कथन है। अब आपके ऑप्शन क्या क्या है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो जो पहला कथन है, अगर आप ऐसे देखें तो जो पहला कथन है वो बोलता है, आप सही उत्तर ध्यान रखो कि अभी 543 सीटें जिनमें से 84 जो हैं एससी की हैं और 47 जो हैं एसटी की हैं, मतलब 84 और 47, ये पता रहना चाहिए। 7 दूनी 14 करके हम लोग सोच लेते थे। उसके अलावा एससी एसटी को कहाँ कौन सी सीट आरक्षित होगी, ये काम परिसीमन आयोग का है। लेकिन वहाँ जो लिखा है ना कि लोकसभा से नहीं होता, परिसीमन आयोग की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा। और ये किस अनुच्छेद में होगा, तो अनुच्छेद 82 में होगा। ये भी सीधा सवाल पूछ सकता है। संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत जनगणना के पश्चात भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के अंतर्गत परिसीमन आयोग की नियुक्ति होगी और वो करेगा राष्ट्रपति, मतलब अधिकार राष्ट्रपति के पास है। मतलब जो अधिनियम है वो भले संसद लागू करेगी, लेकिन आयोग कोई भी काम राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। ये सवाल जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ये तो आपको पता है कि सही चीज है। दूसरा है कि संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। ये भी सही है। मतलब 44वें संविधान 78 से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। पहले वो अनुच्छेद 31 में था और अब उसको 300A में ले जाके विधिक अधिकार बना दिया गया। अगला सवाल है कि जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में 4 कथनों में से सही कथन चुनना है आपको। ये मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से में पाई जाती है। ये आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो कि यार सबसे ज्यादा तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, 14 तो बहुत कम हो गया ना। ये करीब 43-44% एरिया में पाई जाती है। ये मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये भी गलत है। मतलब पोटास से समृद्ध रहती है, जबकि ये फास्फोरस, नाइट्रोजन, जीवांश ये सब कम होते हैं इसमें। फिर ये मिट्टी रेत, हूर, चौपन जैसे नामों से भी जानी जाती है, ये सही बात है। ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, ये गलत बात है। खूब उपजाऊ होती है ना जलोढ़ मिट्टी। जो जलोढ़ मतलब ये जो यूपी बिहार नदियों के मुहाने में, नदियों के अगल बगल जो मिट्टी लेके आती है उसको जलोढ़ बोलते हैं। मतलब मिट्टी से सवाल आते हैं। नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों को घटते हुए क्रम में आपको जमाना है। तो बताओ सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी अगर आपको पता हो तो गोदावरी नदी है। मतलब सबसे टॉप में तो हो जाएगी गोदावरी। अगर लंबाई देखोगे तो करीब 1465 किलोमीटर। उसके बाद कृष्णा है जो करीब 1400 किलोमीटर है। उसके बाद आपकी नर्मदा है, करीब 1312 किलोमीटर है। और महानदी आपको ये भी इस टाइप के में ना लॉजिक लगाना है कि यार महानदी तो छोटी है, वो तो अब जैसे भी भारत का नक्शा है तो महानदी तो छत्तीसगढ़ से सीधा उड़ीसा जा रही, मतलब 800-850 किलोमीटर है। तो सबसे छोटी महानदी आपको ये भी पता है ना, तो आपका उत्तर आ जाएगा। समझ रहे? सबसे बड़ी गोदावरी है ये भी पता है तो भी उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे सवालों में वो ये उम्मीद नहीं करते कि आपको ये पता हो कि सब नदी की लंबाई कितनी, आपका कॉमन सेंस कितना है वो ये भी देखना चाहते हैं। जर्मन सिल्वर में सिल्वर का कितना प्रतिशत पाया जाता है? ये लॉजिकल सवाल था। आप बताओ, सोचो थोड़ा सा। पता है आपको जर्मन सिल्वर में सिल्वर पाया ही नहीं जाता। इसमें 60% होता है तांबा, 20% होता है निकेल और 20% होता है जस्ता। इसको जर्मन सिल्वर इसलिए बोलते हैं क्योंकि चांदी जैसा दिखता है, चांदी नहीं। फिर 3 कथन दिए गए हैं। पहले जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम होती है। ठोस से जब हम गैसीय में जाएंगे तो ध्वनि की गति कम होगी। ठोस में तेज चलती ध्वनि, ये तो सही बात है। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है, ऐसा नहीं होता। और तीसरा है कि ध्वनि की गति
कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमिनियम के माध्यम कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमिनियम के माध्यम में कम रहती है, ये भी गलत है, मतलब आपका हो जाएगा केवल कथन एक सही है। ध्वनि क्या होती है, अलग अलग भिन्न भिन्न होती है और सबसे ज़्यादा ठोस में रहती है, फिर द्रव में रहती है, फिर गैस में रहती है। पौधे की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं एन, यही आप देखे होंगे ना, बोरी ओरी में लिखा रहता है NPK। तो पोटेशियम जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। इसमें कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, सल्फर होता है। ये सब आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, ये 8। पारा एक ऐसा विषैला पदार्थ है जो भूमि, जल, वायु और खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह दूषित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारा प्रदूषण का स्रोत है? कौन पारा प्रदूषण का स्रोत है? एक तो मैं आपको बेसिक रूल बताया था, नहीं पता है तो यार सभी को ठोक दिया करो। कीटनाशक भी है, डेंटल भी है, फ्लोरोसेंट भी है और ये भी है, मतलब उत्तर डी है। पारा क्या है? एक सफ़ेद और चमकीली धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 80 है। पारे की अत्यधिक सांद्रता भूमि, जल और वायु को प्रदूषित करती है। ठीक, किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे गए बिंब की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो ये ना उत्तल, ये पढ़ते हैं हम लोग जनरली साइंस में, तो ये बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। दर्पण का अलग अलग वो रहता है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो एक बार देख लेना अगर मन हो, टेक्निकल चीज़ है, बोलोगे तो पढ़ लेंगे, साइंस का एक वीडियो बना लेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ATP के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं? तो ये रहते हैं आपके 18। ठीक, प्रत्येक अणु को प्रवेश के लिए ATP के 3 अणु की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज के एक निर्माण के लिए 6 COT की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज के एक अणु को संश्लेषण के लिए कुल 18 ATP अणु की आवश्यकता होगी। थोड़ा सा साइंस टेक्निकल आता था उस समय, अभी उतना नहीं आता, तो परेशान मत होना। फिर है जल विवाद, कि कौन सा जल विवाद कितने राज्यों में है? तो जो महादायी जल विवाद है नदी का, वो गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है। गोदावरी महाराष्ट्र, आंध्रा, उड़ीसा, MP और कर्नाटक है। नर्मदा गुजरात, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान है। महानदी तो आपको पता ही है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। तो महानदी भी पता है ना, तो भी ये वाला मेरे को ऐसा लग रहा है कि बन गया था हम लोग से, इतना हम लोग को नहीं पता था। डी का आपको पता है कि डी का 2 ही होगा। अब यहाँ आइए, अच्छा हाँ यार थीर में, लेकिन एक तो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, फिर एक आध दो बुद्धि लगा के बनाना है। निम्नलिखित में से किसका स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो से भिन्न था? मतलब आपको ना वो देख सकते हो कि इसको कौन सा मंत्रिमंडल मिला था। तो इसका उत्तर ये है कि ये जो भाभा जी हैं उनका अलग पोर्टफोलियो था। अब ये देख लो किसका क्या था। जैसे जगजीवन राम पहले भी श्रम थे, बाद में भी श्रम थे। राजेंद्र प्रसाद पहले भी खाद्य मंत्री थे, बाद में भी खाद्य थे। जो भाभा थे वो पहले वाणिज्य मंत्री थे और अंतरिम सरकार में कार्य खनन थे। सरदार बलदेव सिंह दोनों में रक्षाई थे। तो एक अंतरिम सरकार जो अंग्रेज बनवाए थे कि भाई मतलब आज़ादी से पहले, और फिर एक पहला मंत्रिमंडल बना, तो दोनों का जनरली सेम सेम मिल गया था, कुछ लोगों को अलग मिला था। तो वो थोड़ा सा आप देख लेना जो डिफरेंस दिखे आपको। ऐसे भी कोई लोग दिखेंगे जो अंतरिम में थे प्रथम में नहीं थे, जो प्रथम में थे लेकिन अंतरिम में नहीं थे। कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक मतलब संविधान में दिया गया है। मानवाधिकार आयोग संविधान में नहीं है। अनुसूचित जनजाति आयोग है। उसके बाद फिर आपका जांच एजेंसी, ये भी नहीं है। मैनेजमेंट भी नहीं है, मतलब केवल बी है आपका उत्तर। ठीक, ये कैसे तीनों दे दिया है? उत्तर यही है। अब ये जैसा भी उत्तर दिया हो, केवल इसी यही संविधान में वर्णित है, बाकी कानून से बना है। ठीक, अनुसूचित जनजाति आयोग भी है, अनुसूचित जाति आयोग भी है। अभी OBC आयोग को भी संविधान में लिखा गया, तो वो भी संवैधानिक हो गया है।
कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो ये अभी लेटेस्ट देख लीजिएगा। उस समय एक क्रम समझो, सबसे ज़्यादा मणिपुर में, फिर यूपी में, फिर बिहार में, फिर उड़ीसा में। किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब, तो ये ना वो दिखाया है कि मान्यता कब मिल सकती है। तो अब ये आप ना वो भी देख लेना कि यार ये राज्य पार्टी के बारे में, राष्ट्रीय पार्टी के मान्यता का क्या रूल है। ठीक, राज्य पार्टी की मान्यता है तो ये शर्तें हैं। एक तो पार्टी ने राज्य विधानसभा में हुए चुनाव में कुल सीटों का 3% या 3 सीटें, जो भी ज्यादा हो वो जीता हो, मतलब कुल सीटों का 3% या 3 सीटें। दूसरा, लोकसभा में हुए आम चुनाव में दल ने राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा में से एक में, अगर आपके यहाँ 25 लोकसभा सीट है तो एक में आप जीते हो। राज्य में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में दल ने कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त हुए हो, उसने 1 लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीट जीती हो। राज्य में लोकसभा या विधानसभा में चुनाव में दल ने कुल मतों के 8% मत प्राप्त किए हो, तो ये फिर बन जाती है स्टेट पार्टी। तो ये सब अलग अलग शर्तें हैं जिसके आधार पे आप स्टेट पार्टी बनते हो। आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो ये आप याद नहीं रख सकते। इनका जन्म हुआ था 1848 में, केरल के किलीमनूर गांव में हुआ था। इनको त्रावणकोर के तत्कालीन महाराजा अथिल थिरुनल ने संरक्षण दिया था। उन्होंने जो हिंदू महाकाव्य ग्रंथ है उनके आधार पे अलग अलग चित्र बनाए थे जिनकी हम अभी पूजा करते हैं। सौर मंडल में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, पहला कथन। ठीक। दूसरा है शनि का उपग्रह गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के विलियों से घिरा रहता है। फोबस और डाइमस मंगल के 2 उपग्रह हैं। अब आपको उत्तर बताना है, सोचो थोड़ा सा। तो ये समझो कि बुध ना सबसे पास है सूर्य के, लेकिन वो गर्म इसलिए नहीं है क्योंकि बुध के चारों तरफ वायुमंडल नहीं, तो निकल जाता है गर्मी। तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। नेपच्यून जो है वरुण, वो मीथेन गैस के वैलियों से घिरा ऐसे गोल गोल। और फोबस और डाइमस मंगल के 2 उपग्रह हैं, डाइमस या डोमोस। ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला जो उपकरण है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं थियोडोलाइट। इतना ही ध्यान रखो, बहुत नहीं, फिर से आ गया तो बन जाए, बाकी नहीं। फिर जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूट एक रबी की फसल है। जूट एक रबी की फसल नहीं है, जूट एक खरीफ की फसल है। पहला आप हटा दो, अगर आपको यही पता है 1 1 1 हट गया तो उत्तर ही आ गया। ठीक। दूसरा, जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है, सही बात है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है, ये भी सही बात है। आपको ये भी पता है ना कि यार जूट ना पश्चिम बंगाल में होता है, तो वहाँ क्या तापमान है, उच्च है कि निम्न है? उच्च है, तो आप पकड़ लोगे वहां से। फिर है IRDAI ने किसकी अध्यक्षता में स्टैंडर्ड साइबर लाइब्रेरी, करंट का सवाल है, इसका उत्तर है पी उमेश। फिर ये भी करंट का सवाल है, क्यों, इसको अपन देखें। UNDP द्वारा किस भारतीय को SDG ह्यूमन अवार्ड प्रदान किया गया, ये भी करंट का सवाल है। ठीक। किस क्रिकेट खिलाड़ी को ICC मेन स्टेट, ये बस करंट से आप ये समझो कि ऐसे सवाल आ सकते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें कैग बने थे, धरोहर वाले शहर हैं यूनेस्को के। तो ये जो अभी अगर ऐसा कुछ हुआ हो ना तो आपको पता रहना चाहिए। ठीक। किस भारतीय को रखा गया है सूचकांक में, भारत का कौन सा है? भारतीय संविधान के किस संशोधन से वनों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में किया गया? ये 42वें संविधान संशोधन से किया गया था, वनों को संवर्ती सूची में लाया गया था। किसने लाया था? इंदिरा गांधी ने लाया था। क्या क्या लिए थे? एक शिक्षा को, एक वन को, एक जंगली जीव को, जीवन की रक्षा और नाप तौल और न्यायिक प्रशासन, ये सबको पहले राज्य सूची में थे, उसको संवर्ती में ले आए थे। किस देशों के संगठन ने नामा 11 का गठन किया? तो विकासशील देशों ने इसका गठन किया है। पेपर गोल्ड का आशय क्या है? तो पेपर गोल्ड ना IMF का स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, SDR बोलते हैं उसको। ग्रीन हाउस गैसों के योगदान में घटता हुआ क्रम क्या होगा? तो CO2, CH4,
नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, ये आपका घटता हुआ क्रम होगा। ये सब ग्रीन हाउस गैसें भी हैं जो आपको पता रहना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से जीवमंडल संरक्षण का घटता हुआ क्रम, ये भी खतरनाक सवाल है, इतना नहीं बन आता, लेकिन मतलब अब बायोस्फीयर रिजर्व थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। फिर अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा अम्ल से ही होगी। एक H2SO4 होता है, एक HNO3 होता है। HNO3 NO2 से बनता है, H2SO4 SO2 से बनता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन दोनों से अम्ल वर्षा होती है। कहाँ पे लिखा है? हाँ, नाइट्रिक एसिड HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। गैस भी पूछ सकता है, इसलिए मैं बोला। फिर आपको दो कथन दिया है। मैं बोला ना इकोनॉमिक्स में सबसे फेवरेट टॉपिक इनका है यही GDP, NDP, NNP, तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो सीधा सीधा यहीं से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो NDP होती है, कोई भी अगर आपको नेट निकालना है, ठीक, तो जो ग्रास होता है ना, ग्रास से जो भी डिप्रिसिएशन है वो घटा दोगे तो नेट निकल जाएगा। ये पहला रूल है। तो यहाँ दिया है कि NDP इज इक्वल टू GDP माइनस मूल्य ह्रास। ये प्लस कर दिया है तो गलत हो जाएगा। प्रति व्यक्ति है शुद्ध घरेलू उत्पाद अपन राष्ट्र की कुल जनसंख्या, सही बात है। विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करते हुए शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा अधिक बेहतर है, ये भी सही बात है। सकल में सब आ जाता है, तो इसीलिए उसकी तुलना करते हैं। इसको अपन अच्छे से देख लेंगे, GDP NDP। मतलब अगर आपको डाउट है, पता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पता होगा क्योंकि हर बार आता है। फिर ये कैबिनेट कमेटी वाला सवाल है, इसको उतना ज़्यादा नहीं देखना है। कैबिनेट समिति ऐसे संगठन है जो मंत्रिमंडल के कार्यभार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, ये समिति गैर संवैधानिक होती है, मतलब संविधान में इनका कहीं उल्लेख नहीं है, पहली चीज ध्यान रखना। इन कमेटियों का गठन कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री करेगा, और यदि प्रधानमंत्री समिति का सदस्य है तो अध्यक्षता वही करेगा। और संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति की अध्यक्षता गृह मंत्री द्वारा की जाती है। ठीक, कैबिनेट समिति के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। जैन धर्म के दो भाग हैं, एक है दिगंबर, एक है श्वेतांबर। दिगंबर कुछ पहनते नहीं है और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र है। ये सभी श्वेतांबर संप्रदाय के जैनियों के लिए है। दिगंबर इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते और अलग अलग स्थान में इनका संकलन हुआ है, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक, मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वल्लभी में हुआ है, अलग अलग जगह हुआ है। फिर है कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता थे, सही बात है। कपिल ये बताते हैं किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, दैवी सत्ता द्वारा नहीं, ये भी सही बात है। मतलब दोनों चीज है। ठीक, सांख्य दर्शन द्वैतवादी जो प्रकृति और पुरुष को मानता है और इन्हीं इसके संयोग से सृष्टि की रचना होती है। मतलब वो नहीं बोलता कि यार स्वतंत्र शक्ति है, भगवान है, ये वो, मतलब ये बोलता है कि भाई प्रकृति ही पुरुष है, इसी से सृष्टि बनी है, कपिल बोलते हैं। तो भगवान भगवान मानते हैं लेकिन भगवान बनाए टाइप का नहीं है इनका। फिर भूकंपी छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प को चुनिए। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है, पहला है। दूसरा है भूकंप लेवी भूकंप अधिकरण से 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी P एवं S दोनों तरंगों का अभिलेखन करते हैं, तो ये गलत है, वो वाला सही है। दोनों का मतलब दो भूकंप का छाया क्षेत्र अलग अलग होगा, तभी तो दो अलग अलग भूकंप होंगे। एक ही छाया क्षेत्र होगा तो फिर तो क्यों उनको बोलेंगे कि हम अलग अलग हैं। ठीक है, 105 डिग्री 145 डिग्री S छाया P छाया, वो मतलब टेक्निकल चीज है, आप बोलोगे तो पढ़ेंगे। ये तो ऐसा सवाल था, किसी से नहीं बना, मजेदार सवाल था। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा बार मैच की दोनों ही पारियों पे शून्य पे आउट हुआ है? इसका नाम है CS मार्टिन। इसका नाम ही नहीं सुने थे हम लोग। फिर है कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प चुनना है। कथन पढ़ते हैं।
भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, गलत है। भारत को 15 कृषि पारिस्थितिक, ये भी गलत है। और पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिक प्रदेशों का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज़्यादा है, ये भी गलत है। मतलब कृषि अर्थव्यवस्था के पूर्व अध्ययन ने कुछ 15 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा। इसी प्रकार भारतीय मृदा सर्वेक्षण ने भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में बांटा है। तो ये इंटरचेंज कर दिया था जानबूझ के। अब आगे ध्यान रखना कि 15 कृषि जलवायु प्रदेश और 20 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश। ऐसी फैक्ट आए ना तो ध्यान देना, वो इंटरचेंज करते हैं कभी कभी। फिर वही है, लंबाई के घटते क्रम में जमाना सबसे ज्यादा है सलाया कोयली मथुरा 2660, सॉरी ठीक, ये करीब 2660 किलोमीटर है। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर करीब 5500 किलोमीटर है, तो सबसे ज़्यादा ये है। फिर सलाया वाला है, फिर कांडला बठिंडा जामनगर लोनी। ऐसा सवाल आता भी है ना तो डिलीट हो जाता है, पीएससी डिलीट कर दिया था। तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी, ठीक, गलत है। अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था, ये भी गलत है। अबुल फजल आईन अकबरी के लेखक थे, ये सही बात है। मतलब रामबली पांडे को नहीं दिया था, राम तनु पांडे को दिया था। वो भारत के महान संगीतकार थे, नवरत्नों में एक थे। और अकबर का विवाह आमेर के राजा भगवान दास की बहन जोधाबाई से हुआ था, और मानसिंह राजा भगवान दास का पुत्र था। तो जो मानसिंह है उसकी बुआ थी जोधाबाई, ठीक। और आईने अकबरी वाला तो आपका सही है। फिर भारत की लोक चित्रकला संबंधित कथनों पर विचार करना है अपने को। पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, ठीक। दूसरा है मंजूसा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती हैं। पिथौरा चित्रकलाएं गुजरात और मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों पर बनाई जाती हैं। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लो, फिर से आया तो बन जाए। पहला है पट्टचित्र, जो है वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पारंपरिक कपड़ा आधारित स्क्रॉल पेंटिंग है। पट्टचित्र कहाँ है तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कपड़ा पेंटिंग है, ठीक। और अब वहाँ उस एरिया में है तो उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान है और पश्चिम बंगाल में वैष्णव संप्रदाय, ठीक। फिर मंजूसा चित्रकला अंग प्रदेश की अमूल्य धरोहर है। इस कला के चित्र जूट और कागज के डिब्बों के साथ साथ दीवारों पर भी बनाए जाते हैं। मतलब मंजूसा कहाँ की है, बिहार की है। पट्टचित्र कहाँ का है, बंगाल और उड़ीसा का है। और पिथौरा चित्रकलाएं भील जनजाति द्वारा घर की दीवारों पर बनाई जाती है। और भील जनजाति मतलब एमपी और गुजरात। तो एरिया समझ लो, बस वही आएगा। पट्टचित्र क्या है, पट्टचित्र ये सही है। मंजूसा जूट एवं कागज के डिब्बों पे बनाई जाती है, ये भी सही है। गुजरात और मध्य प्रदेश में बनाई जाती है, ये भी सही है। तो तीनों कथन सही है। चौथा कुछ है नहीं है, तो तीनों कथन उपरोक्त सही है, ठीक। तो ये अपना 50 सवाल हो गए जिसकी आज हम चर्चा की। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बोल सकते हो कि यार भैया जल्दी जल्दी बता रहे, एग्जाम पास है ना इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। तो मैं एक एक सवाल को अब यही पट्टचित्र अच्छे से बताने लगूं तो फिर समय लग जाएगा। तो कोशिश कर रहे हैं कम से कम आपको उत्तर पता लगे, उसके आसपास के 2-4 फैक्ट पता रहे जिससे आपको दिक्कत ना हो। आप सभी अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, वही हम लोग के लिए क्या बोलेंगे मोटिवेशन है। और एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं। बढ़िया से पढ़िए, खूब पढ़िए।